तो अभी एनर्जी एंड पावर हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएँगे, जब इनके बारे में बात करते हैं ना, तो व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज़ द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। एंड व्हाट इज़ पावर? पावर इज़ द रेट एट व्हिच एनर्जी इज़ यूज्ड। हम लोग ये कह सकते हैं कि एनर्जी कोई भी काम करने की हमारी कितनी वो कैपेसिटी है कि ये हम कोई भी एक अगर कोई भी एक इंसान है, वो एक काम को कितनी देर तक कर सकता है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर गोइंग टू जिम, जब हम जिम से वापस आ जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना कि भई आई एम आउट ऑफ एनर्जी, अभी मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। लेकिन जिम में हम लोग पावर को यूज़ कर रहे होते हैं। पावर क्या होती है? रेट एट व्हिच एनर्जी इज़ यूज्ड, और जहाँ पर भी रेट आ जाता है, वहाँ पर हम लोग टाइम की बात कर रहे होते हैं। मतलब हम लोगों ने अगर एक किसी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ की, तो हम लोग उतनी पावर हम लोग वहाँ पर कंज़्यूम कर रहे होंगे, राइट? Yes, sir. ओके, तो power P is a certain amount of energy used in a certain length of time, expressed as follow। मतलब हम लोग पावर को किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं? हम लोग ये कह रहे हैं ना, पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड। रेट का मतलब वो टाइम एट विच एनर्जी इज यूज्ड। हम लोग एनर्जी को यूज कर रहे हैं। अगर मैं पहले कुछ इस तरीके से बताना चाहूँ, हम लोग एनर्जी को यूज कर रहे हैं टाइम के हिसाब से, राइट? हम लोग एनर्जी को यूज कर रहे हैं ना पर टाइम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, और sir. एनर्जी को हम लोग डिनोट किस तरीके से करते हैं? डिनोट मतलब शो कैसे करवाते हैं? Sir, तो different type of energy है. E, E अच्छा, से sir, basically E से Capital generate होता नहीं यहाँ, normally is अच्छा चलें capital वो E. भी। मैं है। W से sir. मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। जब हम लोग पावर की बात कर रहे होंगे ना, पावर पावर के बारे में हमें ये पता चल गया, पावर इज़ द सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम। स्पेसिफिक टाइम के लिए स्पेसिफिक हम लोग एनर्जी जो यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी पावर होगी ना। तो पावर को जो हम लोग फ़ॉर्मूला जो है वो ये कह सकते हैं ना, P इज़ इक्वल टू W बाय T। Yes, sir. सेकंड, अभी जो पावर है, पावर का यूनिट होता है वॉट। ठीक, ठीक। ठीक है? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. पावर का यूनिट उसने कहा है वॉट्स होता है। अच्छा, लेकिन अब हमारे पास ये जो उन्होंने एक इटैलिक W लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इटैलिक W मीन्स W वो जो हम लोगों ने थोड़ा-सा टेढ़ा करके लिखा हुआ होता है ना, Yes, sir. ठीक है? Yes, जो sir. Yes, sir. जहाँ पर कहीं पर भी आप लोगों को टेढ़ा W, इटैलिक W लिखा हुआ नज़र आएगा, वहाँ पर वो एनर्जी को शो करवा रहा होगा, ठीक है? Yes. और जहाँ पर बिल्कुल सीधा वाला W लिखा हुआ होगा, वो वॉट को शो कर रहा होगा, जो कि पावर का यूनिट है। Okay, sir. हाँ। ठीक है या नहीं ठीक? Yes, sir. समझ आ गया. अच्छा, मुझे ठीक है बताएँगे? सर। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये नोट भी इसीलिए लिखा हुआ था। नोट दैट एन इटैलिक W इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क। नॉन इटैलिक W को हम लोग एनर्जी को शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारा इटैलिक W होता है। इटैलिक W जो टेढ़ा वाला W होता है। इटैलिक W इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, एंड नॉन इटैलिक W जो बिल्कुल सीधा वाला W होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं वॉट को शो करवाने के लिए, जो कि पावर का यूनिट है। ठीक है? और Yes, हमें ये yes. पता है कि जो वर्क होता है, जो एनर्जी होती है, उसका यूनिट होता है जूल। Okay, sir. ओके सर। अच्छा, तो अगर हम लोग एनर्जी को एक प्रॉपर वे में डिफाइन करना चाहें, तो वी कैन डिफाइन एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क एंड इज़ मेजर्ड इन जूल्स।
ओके, हम लोगों ने ये बात डिस्कस कर ली, बट 1 joule is the work when a force of 1 Newton is applied through a distance of 1 meter. अगर हम लोग 1 मीटर के डिस्टेंस से 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें तो जो वर्क हो रहा होगा वो वर्क 1 जूल होगा। आप लोगों को ये मूविंग ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? अभी ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट था, इस पे मैंने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की और ये इसने 1 मीटर तक हम लोगों ने 1 मीटर फोर्स अप्लाई की, तो इस दौरान जो वर्क हुआ वो कितना था? 1 जूल था। क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. sir. यस सर, जूल। हम लोगों ने यहाँ पर एक और चीज के यूनिट के बारे में भी बात कर ली। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। Newton. हाँ जी, Newton. बिल्कुल, Meter. क्योंकि वही वो चीज अभी हमें इधर भी बता दी गई है। फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। दोबारा से वही बात आ गई, द सिंबल फॉर एनर्जी हमारे पास इटैलिक W होता है, ठीक है? बट वी शुड नॉट कंफ्यूज विद द यूनिट ऑफ पावर व्हिच इज वॉट, W, जो बिल्कुल सीधा वाला W होता है। तो बच्चे इसमें मोस्टली कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए ये बात 2-3 दफा मैंने बताई है। ठीक है, तो हम लोगों ने अब याद रखना है कि इटैलिक W और W में फ़र्क क्या है। कई न्यूमेरिकल्स में जानबूझकर ऐसी वैल्यू दे दी जाती है, तो फिर बच्चे इसको सॉल्व कर देते हैं, जबकि उसका आंसर होता है नॉन ऑफ द मेंशन्ड, कुछ इस तरीके से। सर एनर्जी को ई से क्यों नहीं डिनोट कर दिया सर? एनर्जी को E से क्यों नहीं डिनोट कर दिया? यस सर, इसलिए डब्ल्यू से क्यों? इस तरीके से तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस को R से जैसे R ही लिख रहे होते हैं ना, तो उसका यूनिट ओहम होता है। कंडक्टेंस होती है, कंडक्टेंस का यूनिट सीमेंस है, उसको C से शो करवा रहे होते हैं। बेसिकली हम लोग इनको ये जो नोटेशंस होती हैं, हम लोग इनको सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग ही डिनोट करते हैं, जो पहले से प्री डिसाइडेड है। सर जिस तरह करंट आई से सर। ओके सर। हाँ जी। तो करंट की जगह बिल्कुल C तो नहीं ना लिखते, चार्ज के लिए C लिख देते हैं। कूलम्ब उसका यूनिट है और Q से चार्ज को शो कर रहे होते हैं। यस सर। हाँ जी। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल में उनकी कुछ प्री डिफाइंड नोटेशंस हैं, जिससे हम लोग उनको डिनोट कर रहे होते हैं। तो व्हाट इज पावर? अभी तक हम लोगों को एनर्जी के बारे में पता चल गया। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, कैपेबिलिटी टू डू वर्क। और पावर क्या होती है? द रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड। और जहां पर रेट की बात आ जाती है, हम लोग टाइम की बात कर रहे होते हैं। सो फॉर व्हेन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड, देन पावर इज प्रोड्यूस्ड। और पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। तो हम लोग अगर इसको पावर को डिफाइन करना चाहें विद द टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट्स, तो हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे? 1 watt is the amount of power when 1 joule of energy is used in 1 second. ठीक है? यस ठीक है। सर। यस सर। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने बात कर ली वॉट की, ठीक है? तो लेकिन हम लोगों ने कुछ प्रीफिक्सेस भी पढ़े हैं, तो ऑब्वियसली अभी वो इसके साथ कैसे यूज होंगे, क्योंकि पावर की वैल्यू 1 वॉट से बहुत कम भी हो सकती है या बहुत ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम लोग इसके साथ डिफरेंट प्रीफिक्सेस यूज कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास माइक्रो आ जाता है, मिली आ जाता है, पिको आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट प्रीफिक्सेस भी इसके साथ यूज कर रहे होते हैं। ठीक है? यस सर। ओके। यस सर। Okay, sir. और इसी तरीके से अभी हम लोगों ने कहा कि इसके बहुत छोटी वैल्यूज भी हो सकती हैं, तो अगर बहुत बड़ी वैल्यूज होंगी तो ऑब्वियसली उनके लिए हम लोग फिर किलोवाट्स, मेगावाट्स यूज कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली ये मोस्ट कॉमन इसलिए हैं, हम लोगों ने डिफरेंट
जगह पर मोस्टली मेगावाट्स एंड किलोवाट्स में रीडिंग्स पड़ी होती हैं। वो जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं बड़े-बड़े डिफरेंट एरियाज़ में, उन देखा होता है ना 10,000 केवी, वो ऑब्वियसली किलोवाट के कई जगह पर उन्होंने वोल्टेज को इस तरीके से बताया होता है, कई जगह पर हमारे पास पावर की रेटिंग उन्होंने लिखी हुई होती है, पावर के बारे में बताया होता है कि भई ये इतनी किलोवाट का है, इसके करीब नहीं आना, या फिर कुछ इस तरीके से यू गाइस वुड हैव हर्ड अबाउट दैट। वो अक्सर लिखे हुए ट्रांसफार्मर वगैरह पे सर। किलोवाट, मेगावाट वगैरह बिल्कुल। और जो हमारे रेडियो और टेलीविज़न स्टेशंस होते हैं ना, उनको लार्ज अमाउंट ऑफ पावर चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? क्योंकि उन्होंने अपने सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करना होता है। सो व्हाट इज़ द कांसेप्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग? इन सिंपल वर्ड्स, हम लोग ब्रॉडकास्ट कहते हैं कि हम लोग अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं, हम लोग अपने सिग्नल को दूर-दूर तक फैला रहे होते हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरीके से है, अगर आप लोगों ने कभी रेडियो यूज़ किया होगा, तो रेडियो पे जब आप लोग स्टेशंस को ट्यून कर रहे होते हैं, वो जो मैनुअल रेडियो कुछ लोगों ने शायद देखा होगा, कुछ लोग गाँव से हैं, देहात में आप लोगों ने वो यूज़ किया होगा। वहाँ पर क्या होता है, वो डिफरेंट रेडियोज़ होते हैं, उनके ऊपर नॉब होती है, उस नॉब से हम लोग वो डिफरेंट वो एक रे स्केल बना हुआ होता है, उसके ऊपर हम लोग उसको मूव करवा रहे होते हैं। कुछ नंबर्स यस लिखे हुए सर। होते हैं, यस सर। तो एक स्पेसिफिक यस पे सर। आके कई दफ़ा फिर उसका वो जो रेडियो का एंटीना होता है, रेडियो का एंटीना को ओपन किया हुआ होता है कि भाई सिग्नल पकड़ रहे हैं। ऑब्वियसली वो सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं, वो हमारे रेडियो स्टेशंस उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से अगर कुछ लोगों ने डिश एंटीनाज़ वगैरह यूज़ किए होंगे, तो पीटीवी मोस्टली, अभी तो ख़ैर वो यूज़ नहीं होती वो चीज़ें, लेकिन पहले जो पीटीवी होता था, पीटीवी, पीटीवी न्यूज़, ये पीटीवी वर्ल्ड वग़ैरह, इस तरह के जो चैनल थे ना, ये हम लोग डिशेज़ पर या फिर ये जो एंटीनाज़ होते थे, इन पर हम लोग उसको स्पेसिफ़िक, जैसे कुछ लोगों ने डिश को भी यूज़ किया होगा, स्पेसिफ़िक उसकी डायरेक्शन होती है, उसको फिर चैनल को ट्यून करना पड़ता है। ऑब्वियसली वो जो सिग्नल्स होते हैं ना, द सिग्नल्स आर बेसिकली ट्रांसमिटेड थ्रू आवर टेलीविज़न और रेडियो स्टेशन। एफएफ फ्रीक्वेंसी। हाँ, यस सर, बिल्कुल। ये हम अभी लोग भी यूज़ कर रहे होते हैं सर, हमारे घर पे भी है। हाँ, बिल्कुल, वो डिशेज़ तो ख़ैर अभी वो गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी, लेकिन फिर भी स्मार्ट डिशेज़ जो हैं वो अभी, क्योंकि पहले मैनुअल डिशेज़ थी, अभी हमारे पास स्मार्ट डिशेज़ जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं। वैसे अभी वो भी नहीं मिलती, ढूँढना पड़ता है, लेकिन उन स्मार्ट डिशेज़ पर ये होता है कि हम लोग ये जो इंडियन चैनल्स हैं या फिर कोई अमेरिकन चैनल है, कुछ भी तरह के जो चैनल्स हैं, वो हम लोग स्पेसिफ़िक वो उन पर देख सकते हैं। ऑब्वियसली हमें उनके पैसे कम पे करने पड़ते हैं। कुछ चैनल्स ऑब्वियसली फ्रीली अवेलेबल होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं उनको यूज़ करके फ्री में मिल जाते हैं, वरना हमें कोई एक कार्ड होता है वो यूज़ करना पड़ता है। ओके, हमारी जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती हैं ना, उनकी जो रेटिंग होती है उसको हम लोग हॉर्स पावर में मेज़र करते हैं, ठीक है? हमारी जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती हैं, अभी ना व्हाट इज़ एन हॉर्स पावर, इसके लिए एक मैं एक मैकेनिकल इंजन की एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जैसे गाड़ियों की बात करते हैं ना, तो गाड़ियों यस में कहते हैं ना कि भई ये गाड़ी सर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्पोर्ट्स कार है, कहते हैं भई ये 600 हॉर्स पावर की है। तो बेसिकली ये जो टर्म है, इट इज़ काइंड ऑफ अ जोक, लेकिन इसमें होता ये है कि वो कहते हैं कि अगर 1 हॉर्स पावर है ना, तो मैकेनिकल इंजन की टर्म में उसका मतलब ये है कि भई इसमें 1 हॉर्स के इक्विवेलेंट पावर है। एंड ऑब्वियसली अगर वो 600 हॉर्स पावर की गाड़ी है, मतलब कि भई इस गाड़ी में 600 घोड़ों के बराबर ताकत है कि अगर 600 घोड़े इस गाड़ी को एक साथ खींचना शुरू करें, तो ये उतना तेज़ चलेगी। मैकेनिकल इंजन में हॉर्स पावर की टर्म को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिकल मोटर्स की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास जो 1 हॉर्स पावर है, वो 746 वॉट्स के इक्वल होती है। और हमें पता है वॉट पावर का यूनिट है ना, यस सर। तो अगर कोई हमारी मोटर 746 वॉट्स की पावर प्रोड्यूस कर रही है, तो हम लोग कहेंगे कि वो 1 हॉर्स पावर की है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड, तो हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए, अगर कोई इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो हम लोग उसको ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे ना। अगर हमें ये पता है कि 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वॉट्स। What? Yes. Okay, since the power is the rate at which energy is used, if we multiply power in watts and time in second, we have energy in joules. क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर? अभी हम लोगों ने पावर का एक जो फॉर्मूला देखा था, हम लोग ये कह रहे थे, वो एनर्जी जो किसी स्पेसिफिक टाइम में यूज़ होती है, राइट?
P इज़ इक्वल टू W/T ये फ़ॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा है, P इज़ इक्वल यस टू सर, W/T यस सर। ठीक है? तो कहते हैं कि इसी फ़ॉर्मूला में अगर हम लोगों ने एनर्जी को फाइंड करना हो तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। कि अगर मैं टाइम को पावर से मल्टीप्लाई करवा दूँ, इफ टाइम इज़ मल्टीप्लाइड बाय पावर तो हमारे पास W इज़ इक्वल टू PT वाला फ़ॉर्मूला आ गया और इससे हम लोग अब एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। Yes, sir. ओके, तो एक एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन है, एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 100 जूल इज़ यूज्ड इन 5 सेकंड्स। व्हाट इज़ द पावर इन वॉट्स? पावर फाइंड करनी है, हमें टाइम भी गिवन है, एनर्जी भी गिवन है। तो हम लोग फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे P इज़ इक्वल टू W/T तो जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आंसर आएगा? 20 watt. ठीक है और इसी तरीके से अगर आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन है, जो रिलेटेड क्वेश्चन नीचे मेंशन्ड है, इफ 100 वॉट्स ऑफ पावर occur for 30 seconds, how much energy in joules is used? 3000 आएगा 3000 जॉल ठीक है, अभी देखें हम लोग इन दोनों को टाइम को और पावर को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3000 जॉल्स सर इसका आंसर Yes. आएगा। Yes, sir. जी सर ये फ़ॉर्मूले को सीधा करके लिखना पड़ेगा ना हाँ, फिर? बिल्कुल हम लोग का फार्मूला क्या बन जाएगा W इज़ इक्वल टू T मल्टीप्लाइड बाय T. P denotes power, T denotes time. What is P? P is 100 and what is T? T is 30. तो क्या आंसर आ गया? 3000 3000 जूल। 3000 एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग इसको कन्वर्ट करके लिखना चाहेंगे अभी ये मत कह दीजिएगा कि सर हम लोग इसको 3 किलो जूल भी कह सकते हैं। कह सकते हैं, इट इज़ नॉट यस एन सर इश्यू। 3 किलो जी सर। Yes, sir. तो अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया, आप लोगों ने एक चीज़ गौर की होगी कि अभी हम लोगों ने जब ये एनर्जी फाइंड की, एनर्जी का यूनिट जूल है ना? जी सर। Joule. यस Yes, सर sir. यस Yes, तो सर। sir. हाँ जी, तो अगर अब हम लोग अगर इधर बात करें तो इधर पावर का यूनिट क्या है? वॉट वॉट अच्छा, वॉट पावर सर। का यूनिट वॉट है और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड सेकंड सेकंड। सेकंड। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भई एनर्जी का यूनिट वॉट सेकंड है। हमें जो इस फ़ॉर्मूला से पता चल रहा है। इस यस सर अकॉर्डिंग टू दिस फ़ॉर्मूला एनर्जी का यूनिट वॉट सेकंड भी बन रहा है। ऐसे ही है ना? यस सर ओके, Yes, sir. तो Yes. Sir. द जूल हाँ जी, जी, कुछ कह रहे हैं? Okay. The joule has been defined as a unit of energy, as we all know. However, there is another way to express energy. What is that way? हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है ना, हम लोग ये कह सकते हैं ना कि हम लोग इसको वॉट सेकंड वॉट पर वॉट सेकंड सेकंड हाँ जी। तो वॉट since power is expressed in watts and time in seconds, unit of energy called watt second. बिल्कुल, हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर टाइम हमारा हॉर्स में गिवन होगा या मिनट्स में गिवन होगा, तो हम लोग अगर वॉट मिनट्स में टाइम गिवन है तो ऑब्वियसली वॉट मिनट्स, राइट? आवर्स में टाइम गिवन है तो वॉट आवर्स, यस Yes, sir. ठीक है? Yes, और sir. अगर हमारे पास एनर्जी की वैल्यू बहुत बड़ी है, एनर्जी की वैल्यू थाउज़ेंड्स में है, तो अगर हम लोग उसको किलो में रिप्रेज़ेंट कर देंगे, तो हमारे पास किलोवाट आवर भी हमारा यूनिट हो सकता है एनर्जी का। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भई पावर फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें गिवन होनी चाहिए। एक तो हमारे पास जो है वो एनर्जी गिवन होनी चाहिए और साथ हमारे पास टाइम गिवन होना चाहिए। ऐसा ही था ना? तो यस अब सर इसी फ़ॉर्मूला Yes, को sir. अगर हम यस लोग सर। यूज़ करते हुए
अगर मैं कहूँ कि मुझे इसी फ़ॉर्मूला में से एनर्जी फाइंड करनी है, तो क्या मैं इस फ़ॉर्मूला से एनर्जी फाइंड कर सकता हूँ? येस, आई कैन फाइंड दैट जी सर। एनर्जी। मैं T इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा ये फ़ॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, W इज़ इक्वल टू PT। जी पावर सर। का यूनिट क्या है? वॉट। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। जी Yes, सर। sir. सेकंड। तो ये वॉट सेकंड बन गया एनर्जी का यूनिट। जी यस बन गया। यस। ठीक है? तो जी एनर्जी सर। का यूनिट जूल है, बट वी कैन आल्सो एक्सप्रेस इट एज़ वॉट सेकंड, और ये चीज़ अभी हम लोगों ने इसी फ़ॉर्मूला से प्रूव भी कर ली। बिल्कुल सर। ठीक अच्छा है? तो सर, ये इसी किलोवाट आवर जो खड़ा है, ये भी ऐसे ही मतलब बंदा यूनिट निकालेगा? यूनिट हाँ, यहाँ पे खुद निकालने हैं? नहीं, वो अगर कोई क्वेश्चन या कोई सिनेरियो होगा, वहाँ पर आपको वो वैल्यू उसी तरीके से गिवन होगी। सही सर। ठीक है? तो उसमें बताया हुआ होगा कि किस तरीके से और किलोवाट आवर किस तरीके से बनेगा। ऑब्वियसली अगर हमारी एनर्जी की वैल्यू थाउज़ेंड्स में है, 5000 हमारे पास कुछ भी एनर्जी की कोई ना कोई वैल्यू आ गई, 5000 जूल उन्होंने लिखा हुआ है कि भई 5000 जूल थी। अच्छा, तो 5000 थी तो क्या 5000 को मैं 5 किलो जूल कह सकता हूँ? Yes, जी sir. सर। जी ठीक सर, है? कह Yes. सकते। और मेरा टाइम अगर मुझे पास आवर्स में गिवन है, तो ऑब्वियसली अगर हम लोग उसको यूज़ कर रहे होंगे, तो हम लोग उसको फिर अगर हमारी जो पावर की वैल्यू है, पावर की वैल्यू अब वही उन्होंने कहा कि इसी तरीके से पावर जो वॉट्स में है, वो 10,000 वॉट है। जी सर। 10,000 वॉट को मैं 10 किलोवाट लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर, लिख सकते ठीक है? हैं। और अगर 10 किलोवाट एनर्जी को साथ उन्होंने बताया हुआ कि 5 आवर्स के लिए यूज़ हुई है। क्वेश्चंस में हमें साथ-साथ वो चीज़ बताई हुई। अच्छा, तो उसके बाद फिर हम लोग जब बात करते हैं, ये एक वैसे एक जेनेरिक सिनेरियो है। हमारे जो घरों के बिल आते हैं ना, वी आर चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी वी हैव यूज्ड, नॉट द पावर। यस क्यों? सर। क्योंकि जो हमारी पावर कंपनीज़ होती हैं, ये जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, दे डील इन ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। हो क्या रहा होता है, देखो सिंपल सी मैं एक आपको एक बात बताता हूँ। पावर कैलकुलेट करने का तरीका तो अब हमें पता है कि भाई पावर में हमारे पास जब तक एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी के बगैर हम लोग पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये बात तो हमें पता है ना। Yes, sir. एंड ऑब्वियसली जी सर। हमारे घरों में इफ वी टर्न ऑन आवर एसी जो एयर कंडीशनर है, जब आप लोग उसको चलाते हैं तो होता क्या है, जब उसको चलाया तब आप लोग 1 घंटे के बाद जाकर पहले चलाने से पहले अपने जो भी इलेक्ट्रिक मीटर होता है उसको देखकर आते हैं, अच्छा इतने यूनिट हैं। 1 घंटे के बाद जब आप दोबारा जाते हो तब आप कहते हो अच्छा 1 घंटे में 6 यूनिट ले गया ये। लेकिन वो यस। सिर्फ तब होता है जब वो प्लग इन भी है और चल भी रहा है। लेकिन वो जैसे ही वो एक दफ़ा हमारा रूम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मेंटेन हो जाता है, हमारा एसी ट्रिप हो जाता है, तो फिर वो अगले घंटे में वो एसी जहाँ पे 6 यूनिट ले रहा था, वो अगले घंटे में सिर्फ 2 या ढाई यूनिट ले रहा होता है। कनेक्टेड तो वो है बट वो एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है? दोबारा बताएं सर। यस सर। नहीं बस वो मैं सिंपल ये बात बता रहा था एसीज़ वाली कि अगर वो कनेक्टेड तो होते हैं, लेकिन जब तक वो ऑब्वियसली एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे होते, तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कंज़्यूम नहीं हो रही होती। सही हो गया सर। वैसे सर ये जो हमारा मीटर होता है सर, वो तो घूम रहा होता है अगर हम कुछ यूज भी ना करें। वो बिल्कुल जब आप लोग करोगे ना, तो एक तो उसमें ना ये भी है, हमारे मीटर्स में एक छोटी-सी लाइट लगी हुई होती है, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी हमारी वहाँ पे यूज़ हो रही होती है एंड ऑब्वियसली हमारे घरों में जो मटीरियल और जो वायरिंग हुई हुई होती है, उसमें भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है। या कहीं न कहीं हमारा जो करंट है वो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं या तो ज़ाया हो रहा होता है या कहीं न कहीं यूज़ हो रहा होता है। बहुत यस कम सर। केसेज़ ऐसे होते हैं, आप लोग अपना मेन स्विच वगैरह बंद कर दें घर का जो मेन जहाँ से मेन वायर आ रही है, उसके बाद आप देखेंगे आपका मीटर उस तरीके से नहीं चल रहा होगा। थोड़ा बहुत जो चलेगा वो बिल्कुल ऐसा होगा कि वो एक माइनर सी एक लाइट जो मीटर में होती है, वो भी हमारे ही खाते में चल रही होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक कंपनीज़ क्लेम दैट कि भई वो कोई इतना उसका फ़र्क नहीं होता। वो एक छोटी-सी जो एलईडी होती है। ओके सर। हुँ।
Okay. So the most practical unit is the kilowatt hour. You use kilowatt hour of energy when use 1000 watts of power for 1 hour. वही बात जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हम लोग किलोवाट आवर कब यूज़ कर रहे होते हैं, तभी ये यूज़ होगा ना जब हम लोग ऑब्वियसली किलोवाट्स या फिर थाउज़ेंड्स के अंदर हमारे पास पावर कंज़म्पशन हो रही होगी और घंटों के हिसाब से। Yes, sir. जैसे मैं अभी आप लोगों के पास एक एग्ज़ाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अ 100 वॉट लाइट बल्ब इज़ बर्निंग फॉर 10 आवर्स व्हिच यूज़ेज़ 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी। तो अब मैंने क्या फाइंड करना है इसमें से? एनर्जी फाइंड करनी है ना? यस सर। पावर और टाइम तो गिवन है, तो मैं फाइंड कैसे करूँगा? ऑब्वियसली उसका आंसर जो है वो 1 किलोवाट आवर आ रहा है। कैसे आ रहा है? मेरे पास पावर कितनी थी? 100 टाइम कितना था? 10 आवर्स 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना बन गया? 1000 Yes, sir. जी सर। यस 1000 Kilowatt और hour. पावर का वॉट होता है क्योंकि टाइम आवर्स में था तो ये आ गया वॉट आवर और क्योंकि ये 1 1000 kilowatt hour. तो मैं 1 किलोवाट आवर इस तरीके से 1 किलो में भी लिख सकता हूँ। Mhm. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम लोग कोई एक और क्वेश्चन देख लें, अगर ये जो एग्ज़ाम्पल 3 है, एग्ज़ाम्पल 3 में हम ये जो सी वाला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 100,000 वॉट्स फॉर 5 आवर मतलब 1 लाख वॉट 5 घंटे के लिए यूज़ हो रही हैं। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? एनर्जी फाइंड करनी है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कंज़म्पशन हम लोगों ने डिटरमाइन करनी है। तो हमारे पास जो फ़ॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू W इज़ इक्वल टू PT अगर मैं 100,000 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 500,000 आएगा ना मतलब 5 लाख आएगा। यस सर। और अगर मैं 500 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास 5 लाख ही आंसर आता है ना, तो फिर मैं 5 लाख को 500 किलोवाट आवर भी लिख सकता हूँ। Yes, sir. बिल्कुल. वॉट को 5 आवर से मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 500 किलोवाट आवर आ ठीक है? दैट्स इट अभी लेक्चर को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो जब हम लोग पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पावर की जब हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोग इस डायग्राम में अपने पास अगर देख रहे हो, तो आपको एक सर्किट नज़र आ रहा होगा। ये गिवन सर्किट है और सर्किट में हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है, एक कोई भी एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हुआ है। ये जो V है और मेरे पास एक रेजिस्टेंस अटैच हुई है। हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस अटैच की हुई है अपने सर्किट के अंदर। तो ऐस क्या होता है कि अगर हमारे सर्किट के अंदर कोई भी एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने अटैच की हुई होती है ना, तो जब भी उस सर्किट में से करंट फ्लो करता है ना, तो क्योंकि वो रेजिस्टेंस करंट को ब्लॉक कर रही होती है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट को वो ब्लॉक कर रही होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है? और ये चीज़ हम लोगों ने देखी भी होगी, ज़रूर इस चीज़ को देखा होगा। इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि जैसे हमारे मोबाइल्स के, लैपटॉप्स के जो चार्जर हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग अपने मोबाइल, लैपटॉप को चार्ज करते रहें तो हमारी वो जो डिवाइस है वो हीट अप होना शुरू हो जाती है ना? और जी क्योंकि सर. उसके हीट अप हो रही होती है तो उसके हीट अप होने की वज़ह से हमारी जो वो एनर्जी ऑब्वियसली वो भी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट वहाँ से ज़ाया हो रही है ना? यस सर। So, यस। when there is current through the resistance, collisions of electrons produce heat as a result of conversion of electrical energy. मतलब सिंपल सी बात है, हमें ये पता है कि भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। ये डेफिनेशन हम लोगों ने करंट की पढ़ी थी। फ्लो ऑफ चार्जेस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट। लेकिन जब करंट एक सर्किट में से फ्लो कर रहा है, अब रेजिस्टेंस वहाँ पर है, रेजिस्टेंस रुकावट क्रिएट करेगी और अब वो जो चार्जेस हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अब वहाँ पर एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देंगे ना, उनमें आपस में कोलिजन्स होना शुरू हो जाएँगे, जिसकी वजह से हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। तो यहाँ पर पावर का कैसे ताल्लुक है इस एनर्जी और हीट के साथ? द अमाउंट ऑफ पावर dissipated in an electric circuit is dependent on the amount of resistance and on the amount of current. अभी डेसिपेशन का क्या मतलब होता है? डेसिपेट एक इंग्लिश का वर्ड है, इसका क्या सिनोनिम कोई रिलेटेड वर्ड अगर आप लोग बता सकें?
सर कम हो जाना या ज़ाया हो जाना? कम हो जाना, ज़ाया हो जाना, बिल्कुल बिखर जाना सर। आप लोगों को बिखर जाना, वही बिल्कुल बिखर जाना उसी की सर कॉन्सेप्ट में आ लॉस जाता है ना, ज़ाया हो जाना, लॉस बिल्कुल। द अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कि किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास जो पावर का जो लॉस हो रहा होगा वो 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। किन 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है? करंट एंड रेजिस्टेंस। और इसको हम लोग एक्सप्रेस किस तरीके से करते हैं? इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं P इज़ इक्वल टू I स्क्वायर R। ये जो I2R लिखा हुआ है बेसिकली ये जो 2 है ये इसके सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है इस तरीके से I स्क्वायर R। P इज़ इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है? जी सर। अच्छा, तो अभी हमें ये पता चल गया कि किसी भी सर्किट में जो पावर डिसिपेशन होती है, वो 2 चीज़ों की वजह से हम लोग उसका जो रिलेशन है वो 2 चीज़ों के साथ है। किन 2 चीज़ों के साथ है? करंट और रेजिस्टेंस के साथ। तो अगर इसी फ़ॉर्मूला को हम लोग किसी और तरीके से लिखना चाहें, तो हम लोग इस फ़ॉर्मूला से ही देखकर हम लोगों को पता चल रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है ना I स्क्वायर R। I जी स्क्वायर सर। R लिखा हुआ है ना? यस। इसको मैं इस जी। तरीके से जी, भी लिख जी। सकता हूँ I R मतलब 2 टाइम्स I और R। इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि I स्क्वायर है ना मतलब मैं I को 2 दफ़ा लिख सकता हूँ। और अगर हम लोग ओहम्स लॉ की बात करें, फ्रॉम ओहम्स लॉ वी नो दैट V इज़ इक्वल टू IR। जी सर। जी सर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये इस IR की जगह पर V और ये वाला I एज़ इट इज़ आ जाएगा। लिख सकते हैं या नहीं? यस सर, लिख सकते हैं। यस सर। P इज़ इक्वल टू IV या फिर अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ P इज़ इक्वल टू VI, मसला तो कोई नहीं है ना? क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ ओह्म्स लॉ की वैल्यू पुट की और इनकी लोकेशन चेंज कर दी, क्योंकि जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो वैल्यूज़ अगर हम उनकी लोकेशन चेंज करते हैं तो उससे हमें मसला नहीं होता कोई भी, इन मल्टीप्लिकेशन। अगर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 है और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 है तो आंसर हमारे पास सेम आ रहा होता है। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज़ इस तरीके से कुछ पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़। हम लोगों ने उसपे प्रूफ भी किए थे इन मैट्रिकुलेशन कि प्लस में भी ये चीज़ होल्ड करती है कि अगर हम लोग 2 वैल्यूज़ को आपस में चेंज कर दें तो कोई मसला नहीं आ रहा होता। 4 प्लस 3 एंड 3 प्लस 4 सेम है। लेकिन डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं यस सर। करती और ना ही सब्ट्रैक्शन में, कि अगर 3 माइनस 4 है उसका आंसर कुछ और आएगा और 4 माइनस 3 है उसका आंसर कुछ और आएगा। ओके, यस सर। सो हमें अभी तक ये पता है कि पावर का जो यूनिट है वो वॉट है, जो करंट है उसका यूनिट एम्पेयर है और जो रेजिस्टेंस है उसका यूनिट ओहम है। तो हम लोग अगर हम लोगों को एक सर्किट ऐसा गिवन है जिसमें वो लोग कहते हैं कि आपके पास ना वोल्टेज और करंट गिवन है उस सर्किट में और वो कहते हैं इसकी पावर फाइंड करो। तो क्योंकि हमारे पास अगर ये वाला फॉर्मूला गिवन हो I स्क्वायर R वाला, तो अभी तक तो हम लोगों को यही देख के लगता है ना कि अगर हम हमें उन्होंने करंट की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोग नहीं फाइंड कर सकते पावर। या हमें उन्होंने रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बताई और अब उन्होंने हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बताई, तो क्या हम लोग पावर फाइंड कर सकते हैं अगर हमें यही वाला फॉर्मूला गिवन हो? I स्क्वायर R वाला? नहीं फाइंड कर सकते। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने इस फॉर्मूला को डिराइव कर लिया ना, इस प्रोसेस को डेरिवेशन कहते हैं ना, जब हम डिफरेंट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके, डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करके वो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो फॉर्मूला को शेप में ले आते हैं जो जिस शेप में हमारे पास गिवन वैल्यूज़ होती हैं। जी सर। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास जो गिवन यस सर। फॉर्मूला था P इज़ इक्वल टू I स्क्वायर R, इसको मैं लिख सकता हूँ I मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय R। और अगर IR को अलग कर लें और उसको हम लोग ओह्म्स लॉ से डिनोट कर रहे हैं V इज़ इक्वल टू IR होता है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा होगा वो क्या बन जाएगा? P इज़ इक्वल टू VI। तो अब अगर मुझे किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वोल्टेज गिवन हो और करंट गिवन हो, तो मैं उसका
पावर डेसिपेशन फाइंड कर सकता हूँ, अगर उन्होंने मुझे रेजिस्टेंस नहीं भी बताई हुई तो। और इसी तरीके से अगर हमें किसी भी गिवन सर्किट के अंदर अभी करंट की वैल्यू पता ही नहीं है, क्योंकि 2 फार्मूला जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, फार्मूला पढ़ लिया P VI, इसमें भी हमारे पास करंट आ रहा है, और एक फार्मूला हमने पढ़ा है P I²R, और इसमें भी हमारे पास करंट है। तो भाई अभी हमें एक ऐसा फार्मूला, अभी एक ऐसा केस भी हो सकता है ना, ड्यूरिंग ओम्स लॉ की कैलकुलेशंस हम लोगों ने ये चीज देखी है कि हम लोगों को करंट कैलकुलेशन, वोल्टेज कैलकुलेशन और रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, ये 3 फार्मूला के वेरिएंट देखे थे ना हमने उसमें, V IR, R V/I और I V/R, ये 3 वेरिएंट्स हम लोगों ने देखे थे। तो अगर इसी तरीके सर। से हमारे पास, हम लोगों के पास ये वाला एक फार्मूला गिवन है P VI वाला, और अब अगर ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं I की वैल्यू पुट कर दूं, अब मेरे पास एक सर्किट आ गया, अब उसमें करंट की वैल्यू गिवन नहीं है, मतलब करंट अभी मेरे पास अननोन है, लेकिन उन्होंने मुझे वोल्टेज बताई हुई है और रेजिस्टेंस बताई हुई है। तो मैंने अब इस फार्मूला को वैसी शेप में लिखना है कि जो मुझे वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को यूज करते हुए मुझे पावर डेसिपेशन बता दे। तो मैं क्या करूंगा, ओहम्स लॉ से डिराइव कर लूंगा, फ्रॉम ओहम्स लॉ वी नो दैट I V/R, यस सर। और V/R को जब मैं इस वाली वैल्यू में पुट करूंगा, तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना, V मल्टीप्लाइड बाय V/R। Yes, sir. और V से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी P V²/R। तो हम लोगों ने पावर डेसिपेशन की 3 इक्वेशंस देख ली। एक इक्वेशन है P I²R। I²R हम लोग तब यूज करेंगे जब हमारे पास सर्किट में करंट और रेजिस्टेंस गिवन हो। P VI हम लोग तब यूज करेंगे जब हमें सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट गिवन हो। P V² हम लोग तब यूज करेंगे जब हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन हो। ठीक है एक्सक्यूज मी सर, जी। Sir, ये फिर से ये बता देंगे? थर्ड वाली जो आपने मैं दोबारा फाइंड की, थोड़ा सा फिर समझा दें। I मैं is दोबारा equal से V divided by, मैं जी दोबारा से बता देता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहला जो फॉर्मूला देखा था वो तो हमें पता है ना, P I²R, और जी अब सर। इसमें हमें पता है कि अगर सर्किट में 2 चीजें गिवन हो, करंट और रेजिस्टेंस, तो मैं पावर फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि वोल्टेज की जरूरत ही नहीं है इस फॉर्मूला में। ऐसा ही है। और अब अगर मुझे उस सर्किट में एक वैल्यू गिवन ही नहीं है, मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू उन्होंने बताई ही नहीं हुई, एक सर्किट है, एक सर्किट जैसे यही एक सर्किट बना हुआ है, अब इस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू अननोन है, उन्होंने कह दिया अभी वोल्टेज 5 है, करंट 2 एम्पेयर है, पावर फाइंड करके बताओ। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके तो हम लोग का पावर फाइंड नहीं ना कर सकते, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ही नहीं पता। जी सर। तो हम लोग अब इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। P I²R था, आई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ना, मतलब 2 टाइम्स आई, आई की पावर 2 का मतलब यही है 2 टाइम्स आई, मतलब 2 दफा आई। तो 2 दफा आई को लिखेंगे, 1 दफा आर को लिखेंगे, तो हमें पता है कि ओम्स लॉ में V I R होता है। तो अगर हम एक आई और एक आर की जगह, दोनों की जगह हम लोग V लिख देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा P VI। ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज कर सकते हैं जब हमें सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट बताया हुआ होगा। और इसी फॉर्मूला में अगर हम लोगों ने इसको एक और तरीके से डिराइव करना हो, तो मैं करंट की वैल्यू पुट कर दूंगा। वो क्या होगी, करंट की वैल्यू ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, I V/R। V/R जब हम लोगों ने VI वाले फार्मूला में पुट किया, तो I की वैल्यू आ गई V/R, और V हमारे पास पहले से था, तो V मल्टीप्लाइड बाय V² और R हमारे पास क्योंकि डिवाइड हो रहा था, तो फॉर्मूला बन गया V²/R। ठीक है सर। अच्छा, अभी ये चीज़ शायद नहीं भी पता चली होगी, तो अभी आप लोगों के पास ये 3 सर्किट्स गिवन है। जैसे ये जो पहले वाली डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, उसमें आपको देखकर क्या नज़र आ रहा है? क्या-क्या गिवन है? पहली में करंट है और पहली वोल्टेज है वाली सर। में वोल्टेज
करंट, दूसरी वाली में करंट और वोल्टेज करंट, करंट और दूसरे में रेजिस्टेंस और वोल्टेज और करंट, रेजिस्टेंस। तीसरे में हाँ। रेजिस्टेंस और वोल्टेज। वोल्टेज और हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और आप लोग एक चीज़ को देखकर कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होइएगा, वो ये कि सर ये लाइनें क्या लगी हुई हैं, ये वाली, ये ग्राउंड यानी अर्थ को शो कर रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ से ये एक लाइन यहाँ पे ऐसे अटैच कर दूँ और ये वाले कोई अकेला अर्थ रहने दूँ तो कोई फ़र्क नहीं होगा। मतलब भई यहाँ पे नहीं है, सर ये पूरा सर्किट ऐसे मिला हुआ है और यहाँ से ये अर्थ हो रहा है। तो इसका कोई ऐसा वो नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है? जी सर। और अगर हम लोग अब इस सर्किट ए की बात करें, तो सर्किट ए में हमारे पास वोल्टेज और करंट की वैल्यू गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड पावर डिसिपेशन। हम लोग कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे? करंट और वोल्टेज गिवन है, पावर फाइंड करनी है। P is equal I और V। हाँ, P इक्वल टू VI बिल्कुल। P इक्वल टू VI। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने यही फ़ॉर्मूला यूज़ किया P इक्वल टू VI। एंड पावर का यूनिट साथ लिखा हुआ है, पावर का यूनिट हमें पता है वो क्या है? वॉट है। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड वाले सर्किट में बी वाली डायग्राम में करंट गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है। मतलब आई की वैल्यू गिवन है हमारे पास और आर की वैल्यू गिवन है। तो ये फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर वाला सर। आई स्क्वायर आर वाले फॉर्मूला को यूज़ किया तो आई वाली वैल्यू जो थी करंट की वैल्यू 2 थी उसका स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करवा दिया हमने रेजिस्टेंस वाली वैल्यू के साथ। एंड इन थर्ड सर्किट, थर्ड वाले में आप लोग देख रहे होंगे हमारे पास वोल्टेज गिवन है एंड रेजिस्टेंस गिवन है। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? पावर फाइंड करनी है, V स्क्वायर डिवाइडेड करंट बाय तो है आर। ही नहीं, वी स्क्वायर बाय आर। तो वोल्टेज का स्क्वायर ले लेंगे, 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10। 5 का स्क्वायर आ गया 25 डिवाइडेड बाय 10 तो 2.5 वॉट हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है? जी सर ठीक है। उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चंस में आप लोगों के पास ये 3 डिफरेंट रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनमें से कोई सा भी एक मैं आपको बता देता हूँ हम लोग कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल सर्किट सी के बारे में ये जो बात की गई है, अगर हम लोग सर्किट सी वाली बात को देखें, V half एंड R रिमेन द सेम। मतलब सर्किट सी में अगर मैं V की वैल्यू को हाफ कर दूं, 2.5 हो गई हाफ, 5 का हाफ 2.5 होता है ना, एंड R रिमेन्स द यस सर। सेम। अभी R हमारे पास 10 ही रहेगा, तो अभी इसकी पावर डिसिपेशन हम लोग कैसे फाइंड कर लेंगे? हम लोग क्या करेंगे 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, 5 10 बाय होता 10 आ है। जाएगा, 5 बाय 10 आ जाएगा एंड 5 बाय 10 जिस तरह भी हम लोग इसको करना चाहेंगे। 5 बाय 10 क्या होता है? सर 2 ही आएगा। 5 बाय 10 हमारे पास आ जाएगा 1/2 हो 0. गया। 0.5, हाँ 1/2, 1 by 10 1/2 या 0.5, 0.5 आएगा सर। हाँ, 1/2 भी यही होता है ना। जी सर। वो 1/2 ये लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि 5 का टेबल अगर हम लोग काउंट करें, 5 1s आर फन, 5 1s आर 5 और 5 2s आर 10, तो 1/2 इस तरीके से ये लोग 1/2 कह रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोगों को ये पता है कि पावर डिसिपेशन हम लोगों ने 3 डिफरेंट मेथड से कैसे फाइंड करनी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, अ 100 watt light bulb operates on 120 volts, how much current does it require? क्वेश्चन क्या है, अ 100 watt light bulb, मुझे क्या गिवन है? 100 watt, watt किसका यूनिट है? What is the unit of पावर। power? वोल्टेज, पावर वोल्टेज, पावर। मैंने वोल्ट की बात नहीं की, मैंने वाट की बात की है। ठीक है, तो ये बोलने में शायद सेम लगते हैं, वाट और वोल्ट में फर्क है ना। पावर, वोल्टेज का, पावर, पावर, हाँ जी, वाट पावर पावर, को होता है। हाँ जी, और मेरे पास जो वोल्टेज की वैल्यू गिवन है वो 120 है। तो भाई अभी हम लोगों ने करंट फाइंड करना है, हाउ मच करंट डज इट रिक्वायर।
तो कोई ऐसा फ़ॉर्मूला हम लोगों ने ऐसा पढ़ा हो पावर का जिसमें हमारे पास वोल्टेज, करंट और पावर ये 3 चीज़ें यूज़ हो रही हों? P is equals to V VI. equal VI. VI. इक्वल टू VI। तो क्या मैं इस फ़ॉर्मूला में से करंट की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? यस, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट Yes. बाय रीअरेंजिंग द वैल्यूज़ I इज़ इक्वल टू P ओवर V। और P ओवर V को अगर आप लोग सॉल्व करना चाहें, तो P की वैल्यू मेरे पास 100 है, V की वैल्यू 120 है, तो मेरे पास जो आंसर आ गया 0.833 एम्पेयर आ गया। और अगर मैं इसको किसी प्रीफिक्स में लिखना चाहूँ, तो मैं इसको एक प्रीफिक्स में लिख सकता हूँ, जो कि है मिली। किस तरीके से? क्योंकि अगर हम लोग पॉइंट को 3 डेसिमल मूव करवा लें, तो वो 10 रेज़ टू पावर -3 बन जाता है और ये एक कंप्लीट नंबर बन जाता है ना, इसलिए हम लोग इसको किसी एक प्रीफिक्स में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है? जी सर। ओके, तो जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको आप लोग खुद से एज़ अ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। अब अ लाइट बल्ब ड्रॉज़ 545 मिलीएम्पेयर फ्रॉम अ 120 वोल्ट सोर्स, व्हाट इज़ द पावर डिसिपेटेड? तो इसमें करंट की वैल्यू चेंज कर दी, वोल्टेज की वैल्यू सेम है, तो हम लोग इससे अब पावर फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द सेम फार्मूला। P इज़ इक्वल टू VI करके फाइंड कर सकते हैं ना इस फार्मूला से? हाँ जी सर, कर देखो सकते हैं। Yes, sir. वोल्टेज भी Of गिवन है, course. करंट भी गिवन है, तो ये आप लोग प्रैक्टिस करके देख सकते हैं इसको। ओके, तो अभी हम लोग एक और चीज़ की बात करेंगे, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होती है? अभी तक हम लोग बात कर रहे थे पावर की, कि सर्किट की अपनी एक पावर होती है। अभी तक हम लोग सर्किट की पावर की बात कर रहे थे ना? और अभी हम लोग बात करेंगे सर्किट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी अपनी भी एक पावर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मेरे पास 2 रेज़िस्टर हैं, दोनों की जो रेज़िस्टेंस की जो वैल्यू है ना, वो है 5 ओहम, 5 ओहम। लेकिन एक की पावर कुछ और है, दूसरे की पावर कुछ और है, तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी। तो पावर रेटिंग को हम लोग डिटरमाइन किस तरीके से करते हैं? पावर रेटिंग को डिटरमाइन करने के लिए ना, हम लोग उस चीज़ का जो जैसे कहते हैं ना, अगर आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो, तो सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय सरकमफेरेंस। तो हम लोग उसके सरफेस एरिया से हम लोग बता रहे होते हैं कि भई ये जो जो कंपोनेंट है, ये जो रेज़िस्टर है, इसकी पावर रेटिंग क्या हो? पावर रेटिंग होती क्या है? पावर रेटिंग इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर दैट a resistor can dissipate without being damaged by excess। समझ रहे हैं कि अभी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, अब उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी ना, कि जितनी पावर को वो बर्दाश्त कर सकता है, बगैर खराब हुए, बगैर हीट अप होके खराब हुए, वो उसकी पावर रेटिंग होती है। लेकिन पावर रेटिंग का कतई ताल्लुक ओहमिक वैल्यू जो होती है उस रेज़िस्टर की, उसकी जो रेज़िस्टेंस होती है, उसके साथ पावर रेटिंग का ताल्लुक नहीं होता। लेकिन ये किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं? इट इज़ डिटरमाइन्ड बाय फिज़िकल कंपोज़िशन, साइज़ एंड शेप ऑफ द रेज़िस्टर। तो अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए, हाउ पावर रेटिंग ऑफ अ रेज़िस्टर इज़ डिटरमाइन्ड, तो हम लोगों को पता होना चाहिए इट इज़ डिटरमाइन्ड बाय यूजिंग द फिजिकल कंपोजिशन, साइज़ एंड शेप ऑफ द रेज़िस्टर। और फिजिकल कंपोजिशन और साइज़ की अगर हम लोग बात कर रहे हों, तो हम लोगों को ये एक एग्ज़ाम्पल से पता चल रहा है कि अगर हम लोग उसका सरफेस एरिया देख लें, और सरफेस एरिया किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उस चीज़ की टोटल लेंथ और उसका सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मतलब उस चीज़ की मोटाई और लेंथ उस चीज़ की। अगर हम दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दें, तो वो उस चीज़ की सरफेस एरिया आ जाएगा और उसकी बेस पर हम लोग उसकी पावर रेटिंग को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। और इस चीज़ का ताल्लुक बिल्कुल भी रेजिस्टेंस की तरह उसकी जो ओहमिक वैल्यू होती है उस पर नहीं होता। ओहमिक वैल्यू कौन-सी होती है? जैसे एक रेज़िस्टर को कहते हैं भई ये रेज़िस्टर 10 ओहम का है। मतलब हम लोग कहते हैं ना इसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी 10 ओहम की है। तो जो 10 ओहम है वो उसकी ओहमिक वैल्यू है ना रेजिस्टेंस की।
तो पावर रेटिंग का ताल्लुक बिल्कुल भी उस चीज़ के साथ नहीं होता। ठीक है? यस सर, ठीक है। सर इसको रिपीट कर देना प्लीज थोड़ा वर्ड से। अच्छा, सिंपल पावर रेटिंग क्या होती है? पावर रेटिंग पावर की वो मैक्सिमम अमाउंट होती है, जो एक रेज़िस्टर जिसको बर्दाश्त कर सकता है, जिसको कम कर सकता है, जिसको रोक सकता है, बगैर खराब हुए। मतलब आम ज़ुबान में अगर हम कहें, ये पावर की वो उतनी वैल्यू होती है जिसको एक रेज़िस्टर बर्दाश्त कर सकता है। मैक्सिमम वो कितनी पावर को एक रेज़िस्टर बर्दाश्त कर सकता है और इसको हम लोग किसी भी रेज़िस्टर के लिए डिटरमाइन कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग उस रेज़िस्टर की फिज़िकल कंपोज़िशन, साइज़ और शेप को देखते हैं। और उसकी एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है कि अगर हम लोग एक रेज़िस्टर की सर्कमफेरेंस और उसकी जो लेंथ है उनको मल्टीप्लाई करवा लें, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस रजिस्टर की पावर रेटिंग कितनी है। ठीक होगा। उसके बाद जिन रजिस्टर मेटल रजिस्टर भी है स्टैंडर्ड पावर रेटिंग्स वो स्टैंडर्ड पावर रेटिंग्स प्री डिफाइंड हैं लाइक दे आर रेटिंग्स 1/8 से लेकर 1 सर की हम आवाज लोगों के क्लियर नहीं आ रही। पास जो मेटा फिल्म है वो 1/8 आवाज आपकी क्लियर है आवाज? नो सर, अभी नहीं आ रही, हाँ सर। कट रही है थोड़ी। मेरा नेट सही हुआ है सर, का खराब हो गया। सही है। सबका तो हो रहा है, सबको आवाज नहीं आ रही ठीक। यस सर, आवाज जी बहुत सर। कट रही है। जी सर नहीं है। आवाज नहीं आ रही। अभी ठीक है? यस अभी सर। ठीक है सर। यस सर। यस सर। अभी ठीक है। ओके। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि हमारे पास जो रेजिस्टर्स होते हैं ना, आम तौर पे जिनको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जिनको हम लोग मेटा फिल्म रेजिस्टर्स कहते हैं, उनकी जो पावर रेटिंग होती है ना, वो 1/8 से लेकर 1 के दरमियान में होती है। मतलब उनकी वैल्यूज़ की जो रेंज होती है, वो 1/8 से लेकर 1 के दरमियान होती है। ठीक है? अब इसमें जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सबसे छोटे वाला एक रेज़िस्टर है, इसकी पावर रेटिंग 1/8 होगी और ये जो सबसे बड़ा हमारे पास गिवन है रेज़िस्टर, क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा है, तो इसकी पावर रेटिंग हमारे पास 1 वॉट होगी। ठीक है? ये मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है ना कि उसके साइज़ का फ़र्क पड़ता है, रेज़िस्टर के साइज़ का फ़र्क पड़ता है उसकी पावर रेटिंग के ऊपर। लेकिन स्टैंडर्ड पावर रेटिंग्स जो होती हैं, वो 1/8 से लेकर 1 के दरमियान में ही कहीं न कहीं कोई न कोई वैल्यू हमारे पास आ रही होती है। ठीक है? और इसी यस सर। तरीके से रेजिस्टर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अनदर वन इज वायर बाउंड रेजिस्टर। तो जो वायर बाउंड रेजिस्टर होता है ना, उनकी रेटिंग मैक्सिमम 225 वॉट तक हो सकती है या उससे भी ज्यादा हो सकती है। रेजिस्टर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं तो उनकी पावर्स भी डिफरेंट होती हैं। तो अगर एमसीक्यूज में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है या कभी भी किसी वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मेटा फिल्म जो रेजिस्टर्स होते हैं, उनकी स्टैंडर्ड पावर रेटिंग्स की क्या रेंज होती है? तो हम लोग बता सकते हैं कि सर इट कैन वेरी फ्रॉम 1/8 वॉट टू 1 वॉट। लेकिन
और अगर आपसे पूछा जाता है वायर बाउंड रेजिस्टर्स की पावर रेटिंग के बारे में, तो हम लोग कह सकते हैं कि इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 225 वॉट भी हो सकती है या उससे भी ज़्यादा होती है। लेकिन मोस्ट कॉमन वायर बाउंड रेजिस्टर्स की जो मैक्सिमम पावर रेटिंग होती है वो 225 वॉट तक होती है। ओके? जी सर, ओके। अच्छा, इसी से रिलेटेड अभी एक न्यूमेरिकल है। उस न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है, हम लोग अभी देखते हैं। व्हेन अ रेजिस्टर इज यूज्ड इन अ सर्किट, it's a concept, when a resistor is used in a circuit, its power rating must be greater than the maximum power that it will have to handle. मतलब अगर हमने किसी भी सर्किट के अंदर कोई भी रेजिस्टर अटैच करना है, तो वो रेजिस्टर हम लोगों ने बगैर सोचे समझे अटैच नहीं कर देना। हम लोगों ने ये देखना है पहले कि भाई इस सर्किट की खुद की पावर डेसिपेशन कितनी है। वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्र आर या P इक्वल टू वी स्क्र ओवर आर से। ठीक है? और अगर हम लोगों ने अब उस सर्किट की पावर रेटिंग फाइंड कर ली है, तो अब हम लोगों ने एक ऐसा रेजिस्टर अटैच करना है जिसकी पावर रेटिंग उस सर्किट की पावर रेटिंग से ज्यादा हो। ठीक है? फॉर जी सर, एग्जाम्पल, ठीक है। if a resistor has to dissipate 0.75 watts in a circuit, its rating should be at least the next higher standard value, which is 1 watt. मतलब क्या इस बात का क्या मतलब है कि भाई अब अगर एक रेजिस्टर ने हमारे पास एक सर्किट की जो पावर रेटिंग आई वो थी 0.75 वॉट। ठीक है? हम लोग मेटा फिल्म रेजिस्टर की बात कर रहे हैं और मेटा फिल्म रेजिस्टर में हमारे पास जो एक सर्किट है, उस सर्किट की जो पावर रेटिंग हमारे पास आई वो कितनी आई? 0.75 वॉट। और अब अगर 75 वॉट है ना, तो अगर हम लोग ये देखें कि भाई अब उस सर्किट में जो मैंने रेजिस्टर अटैच करना है वो मैं कितनी पावर का अटैच करूं, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास वो जो रेंज गिवन है ना, 1/8 जी सर, 1 1/8 वॉट। हम लोग देखेंगे कि अब इसमें उसके करीब-करीब फुल कंप्लीट नंबर वाली कौन सी वैल्यू एक बन रही है। बेसिकली ये 4 स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ही होती हैं जो यूज़ हो रही होती हैं। एक है 1/8, एक है 1/4, एक है 1/2 और एक है 1 वॉट। तो हम लोग ये देख रहे होंगे कि हम लोगों ने जो पावर रेटिंग का जो रजिस्टर अभी सर्किट में यूज़ करना है वो कम से कम 1 वॉट का तो होना चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ है, इट्स रेटिंग शुड बी एट लीस्ट द नेक्स्ट हायर स्टैंडर्ड वैल्यू व्हिच इज 1 वॉट। स्टैंडर्ड वैल्यू किस लिए कहा? क्योंकि हम लोगों ने कहा है ना कि भाई मेटा फिल्म रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज की रेंज होती है वो 1/8 से 1 के दरमियान में होती है और हमने उनके दरमियान में 4 वैल्यू स्पेसिफाई की हुई हैं। और अगर आप लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते थे, ये कह सकते थे कि वैसे तो 1/8 से लेकर 1 के दरमियान हमारे पास इनफिनिट नंबर्स बन सकते हैं। बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बन सकते हैं। यस सर, बन सकते हैं बेल पे, हाँ। 1/8 से 1 के दरमियान अगर मैं सिंपल आम ज़ुबान में कहूँ, इसके मतलब 1 से लेकर 2 के दरमियान इनफिनिट नंबर्स हमारे पास होते हैं। यस सर। ठीक है? वो अगर हम लोग वो प्रिसिजन को ही बढ़ाते जाएँ, हम लोग तो राउंड कर लेते हैं ना। अगर मैं लिख दूँ 1.999999999999 2 तो नहीं है ना पूरा, 9999999 हो रहा है ना वो। तो इसी तरीके से इसलिए हम लोगों ने हमारे पास 4 वैल्यूज़ को हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज़ करके यूज़ कर रहे होते हैं 1/8 से लेकर 1 के दरमियान। कौन-कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? 1/8, 1/4, 1/2 एंड 1। ठीक है? जी सर। अच्छा, तो इसी से रिलेटेड हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। अब इसमें हमारे पास 2 सर्किट गिवन हैं। एक सर्किट है सर्किट ए। सर्किट ए में हमारे पास वोल्टेज गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है।
तो अगर मैंने सर्किट की पावर रेटिंग फाइंड करनी होगी, मैं वो कैसे फाइंड कर सकता हूँ? P is equal V square over R. यस सर, V स्क्वायर, बिल्कुल। और ये जो दूसरे वाला सर्किट है उसमें सर इसमें P I square over R. I स्क्वायर R ओवर आई नहीं, स्क्वायर I आर। I I square R, स्क्वायर sorry sir. ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं कि होगा क्या अगर मैं फिगर ए के लिए बात करूं तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये जो एक्चुअल पावर होगी वो जो उस सर्किट की पावर होगी वो वी स्क्वायर ओवर आर से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, वोल्टेज गिवन है एंड हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, तो वी स्क्वायर और आर से मैं पावर फाइंड कर सकता हूँ ना। कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं। वी स्क्वायर ओवर आर से जब मैंने इसकी पावर फाइंड की उसकी एक वैल्यू मेरे पास आई 0.833 वॉट। तो अब इस सर्किट में हमारे पास जो रेजिस्टर लगा हुआ है ना उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी? हमें इससे बड़ी पावर वाला रेजिस्टर चाहिए ना अब। जी, जी। 1 वॉट। ठीक है, तो अब अगर आप लोग डिवाइड करके देखें 1/4 से 1/4 करें क्या आंसर आता है? हम्म 0.25 आता है सर। 0.25। तो 0.25 तो कम है 0.8 से, ऐसे ही है। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर 1/4 अगर करें वही आता है 1/4 का 0.25 आता है। अच्छा, और 1/8 का हम लोगों को पता है वो तो इससे भी छोटी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, और 1/2 करें तो 0.5 आता है। जी सर। लेकिन वो इससे यस, वो भी अभी छोटा है, तो हमारे पास एक ही वैल्यू बचती है ना जो इसके करीब-करीब इससे बड़ी है, वो कौन-सी है? 1 वॉट। 1। 1 वोल्ट। तो हम लोग इस क्वेश्चन के एंड पर जब कोई असाइनमेंट या टास्क कर रहे होंगे तो हम लोग एंड पर ये लिखेंगे कि भाई क्योंकि इसकी वैल्यू 0.833 वॉट है, तो हम लोग एक ऐसा रेज़िस्टर सेलेक्ट करेंगे जिसकी पावर रेटिंग इसकी पावर से ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग 1 वॉट वाला रेज़िस्टर यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, यस तो सर। इसी तरीके से सेकंड वाले सर्किट में हमारे पास करंट गिवन था और रेजिस्टेंस गिवन थी। अब इस सर्किट की पावर खुद कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? हमारे पास करंट है और रेजिस्टेंस है, आई स्क्वायर आर से। यस सर। तो यूजिंग आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू हमारे पास थी 10 मिली एम्पेयर, उसका स्क्वायर ले लिया, और आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 1000 थी। 1000 तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1 वॉट। वॉट। तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई इसके नज़दीक-नज़दीक कौन से वाली पावर रेटिंग आ रही है जो इससे बड़ी है। हम लोगों ने अब सबसे बड़ी तो फ़ौरन नहीं ना यूज़ कर देनी। हम लोगों ने वो यूज़ करनी है जो सर्किट की पावर रेटिंग से ज़्यादा हो ना। 0.5। 0.5 से भी हमारे पास हम लोग कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। 1/8 वाली भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना। 1/8 का जो आंसर आता है वो आता है जी, जी। 0.125। 1.125 जी सर। तो इसके सॉल्यूशन में अगर आप लोग देखें लिखा हुआ है एट लीस्ट अ 1/8 वॉट रेज़िस्टर शुड बी यूज्ड इन दिस केस इन दिस सर्किट। क्या कम से कम हमें 1/8 वाला चाहिए, उससे बड़े वाला आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हम लोगों को 1/8 वॉट पावर रेटिंग वाला रेज़िस्टर यूज़ करना है। सही हो। ठीक है? जी सर। यस सर। यस अच्छा, सर। और न्यूमेरिकल्स में जैसे वो बॉक्स वाले क्वेश्चन्स आए थे तो उसमें आप लोगों से जैसे ये भी पूछा जा सकता है, अ सर अ सर्टेन रेज़िस्टर इज़ रिक्वायर्ड टू डिसिपेट 0.25 वॉट। मतलब 0.25 आ गई मेरे सर्किट की पावर। सर्किट की यस सर। पावर अगर पहले से बता दी जाए तो क्या मैं बता सकता हूँ व्हाट स्टैंडर्ड रेटिंग शुड बी यूज्ड? तो कौन सी यूज़ करेंगे? 1/4। 1/4 वाट। 1/4। 1/4 वाट वाला रेज़िस्टर। 1/4। अच्छा, 1/8 वाली नहीं कर सकते? हाँ सर। 1/4
नहीं सर, उसकी वैल्यू ज़्यादा कम होगी। वो ज़्यादा हो जाए। हाँ। अच्छा, तो आप लोगों के पास न्यूमेरिकल्स में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो हम लोगों ने इन चीज़ों का भी ख़्याल रखना है, इन चीज़ों को भी देख लेना है, ठीक है? सही है। ओके। तो इसी तरीके से आप लोगों के पास ये कुछ और क्वेश्चंस के एग्ज़ाम्पल्स भी हैं। अब इसमें क्या है, डिटरमाइन whether the resistor in each circuit of the figure has possibly been damaged by overheating। मतलब अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना आपको सर्किट की जो रेजिस्टर लगा हुआ है ना उसकी पावर रेटिंग भी बता दी है। उन्होंने कहा कि भाई बताओ ये जो पावर रेटिंग यूज हुई है, क्या ये ठीक पावर रेटिंग वाला रेजिस्टर लगा हुआ है या नहीं। अभी तक हम लोगों ने एक रूल पढ़ लिया है ना कि जो रेजिस्टर की जो पावर रेटिंग है वो ज्यादा होनी चाहिए वो पावर की वैल्यू से जो पूरे सर्किट की पावर है, ऐसे ही है ना। जी सर। जी सर। तो हाँ जी, तो अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है, इनमें अब हम लोगों ने ये चेक करना है कि किस तरीके से ये जो रेजिस्टर्स अटैच हुए हैं, ये ठीक हैं या नहीं। इनमें से एक मैं आप लोगों को बता दूँगा, बाकी आप लोग खुद से देख लीजिएगा। हम लोग ये जो फिगर बी है, इसको देख लेते हैं चलें। फिगर बी में हमारे पास वोल्टेज गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है। तो मैं V स्क्वायर ओवर R से पावर फाइंड करूँगा, यस सर। सर्किट की पावर डेसिपेशन। तो फिगर बी के लिए द सर्किट ऑफ फिगर 9b आप लोगों को यहाँ से नजर आ रहा होगा। हम लोगों ने जो पावर फाइंड की वो आई 0.384। तो अभी 0.384 है, तो अब हम लोगों ने रजिस्टर कौन सा यूज करना है, स्टैंडर्ड पावर रेटिंग वाला 1/8 वाला, 1/4, 1/2 या 1, या जो रजिस्टर। हाँ जी, 1/2 1/2 वाला और 1 वाला भी कर सकते हैं। 1/2 वाला 1/2 वाला यूज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 0.5 है। तो उन्होंने हमें वैसे बताया भी हुआ है कि हम लोगों ने 1/2 वाला यूज किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिखा हुआ है द रेटिंग ऑफ द रेजिस्टर इज 1/2 गिवन है हमें पहले से ही ना, व्हिच इज सफिशिएंट टू हैंडल द पावर रेटिंग, जो पावर व्हिच इज सफिशिएंट टू हैंडल द पावर डिसिपेशन। मतलब 0.384 हमारे पास सर्किट की पावर आई और 1/2 वाला हमारे पास पावर रेटिंग वाला जो रेजिस्टर था वो यूज हुआ था। इसका मतलब ये है वो जो रेजिस्टर है वो ओवरहीट होके खराब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई उसकी जो पावर रेटिंग यूज की हुई है उन्होंने वो ज्यादा है सर्किट की पावर डिसिपेशन से। ठीक ठीक है, है। ठीक है। ओके। बाकी दोनों क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा, नहीं समझ आएगा एक दफा ट्राई जरूर कीजिएगा। मैं